हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। आप सभी को स्वागत है अपना यूट्यूब चैनल टैलेंट स्टडी लवर पर। तो आज साइंस की क्लास नंबर 6 स्टार्ट करते हैं। उससे पहले आपको बता दें कि इस क्लास में आपको जो भी देखने को मिलेगा, कौन कौन सी टॉपिक देखने को मिलेगा, वन लाइनर और कुछ स्पेशल टॉपिक है, वो सभी पहले ओवरव्यू देख लेते हैं। ठीक है, चलिए देख लेते हैं पहले ओवरव्यू। सबसे पहले आपको टेस्ट क्वेश्चन इसमें आपको देखने को मिलेंगे, तो टेस्ट क्वेश्चन का आप लोग आंसर जो है वो कमेंट में जरूर बताइएगा। ठीक है, चलिए उसके बाद आपको प्रमुख उपकरण एवं उनके कार्य देखने को मिलेंगे। ठीक है, उसके बाद चिकित्सा संबंधी विज्ञान की जो खोज हुआ है, ठीक है ना, उसके बारे में देखेंगे। उसके बाद फिर वनस्पति विज्ञान से संबंधित कुछ ओवन लाइनर है, ये देखेंगे। ठीक है, उसके बाद कंप्यूटर इंटरनेट से संबंधित जो संक्षेप आता है वो देख लेंगे। ठीक है, उसके बाद फिर संभावित प्रश्न, ये भी ओवन लाइनर रहेंगे। ठीक है, और इसके बाद फिर देखेंगे क्या MCQs। ठीक है ना, इसके बाद MCQs क्वेश्चन देखेंगे जो कि सभी प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन रहेंगे। ठीक है, तो बहुत कुछ सीखने को मिलेगा इस क्लास में आपको, तो वीडियो को पूरा जरूर देखिएगा। ठीक है, और इस क्लास के आपको PDF में मिल जाएंगे टेलीग्राम पर, और टेलीग्राम का लिंक आपको वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्रोवाइड करा दिया गया है। और कोई भी समस्या हो, कोई भी प्रॉब्लम हो, आप कमेंट जरूर कीजिएगा। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं आज की क्लास। तो आज का पहला क्वेश्चन है जो कि टेस्ट क्वेश्चन है, ध्यान रखिएगा। अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस कब मनाया जाता है, ये आपको कमेंट में बताना है। ठीक है ना, तो कमेंट में इसका आंसर आप जरूर दीजिएगा, और इस क्वेश्चन का आंसर आपको PDF में मिल जाएंगे। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। प्रमुख उपकरण एवं उनके कार्य के बारे में देखते हैं। ठीक है, जैसे आमीटर है, ठीक है ना, आमीटर का प्रयोग किस में होता है, तो आमीटर का प्रयोग किया जाता है विद्युत धारा की मापने में। ठीक है ना, तो आमीटर का प्रयोग होता है विद्युत धारा मापने में प्रयोग किया जाता है। नेक्स्ट है ओडोमीटर। ओडोमीटर का प्रयोग किस में होता है, तो पहियों के द्वारा जो तय की गई दूरी होता है उसे मापने के लिए ओडोमीटर का प्रयोग करते हैं। ठीक है ना, तो ओडोमीटर का प्रयोग किस में होता है, तो पहियों द्वारा तय किए गए दूरी को मापने के लिए किया जाता है। नेक्स्ट है क्रेस्कोग्राफ। ठीक है ना, क्रेस्कोग्राफ का प्रयोग किसके लिए किया जाता है, तो पौधे की वृद्धि की माप के लिए प्रयोग करते हैं किसका, क्रेस्कोग्राफ नामक उपकरण का। ठीक है ना, ध्यान रखिए। नेक्स्ट है गैल्वेनोमीटर। ठीक है ना, गैल्वेनोमीटर का प्रयोग किस में करते हैं, तो विद्युत धारा की प्रबलता की मापने के लिए। ठीक है ना, विद्युत धारा की जो प्रबलता होता है उसे मापने के लिए किसका प्रयोग करते हैं, तो गैल्वेनोमीटर का प्रयोग करते हैं। और आममीटर का प्रयोग करते हैं विद्युत धारा को मापने के लिए। ठीक है ना, तो दोनों में कंफ्यूज ना होइएगा, ध्यान रखिएगा इसे। ठीक है, स्फिगोमैनोमीटर, इसका प्रयोग किस में करते हैं, तो रक्त दाब को मापने में, यानी कि रक्त की जो प्रेशर होता है उसे मापने में प्रयोग करते हैं स्फिगोमैनोमीटर का। ठीक है ना, तो बहुत एग्जाम में बहुत बार आए हैं, तो इसे आप ध्यान रखिएगा। ठीक है ना, चलिए आगे है पायरोमीटर। पायरोमीटर का प्रयोग होता है उच्च ताप मापक में, यानी कि उच्च ताप यानी कि अधिक ताप को मापने में प्रयोग करते हैं, पायरोमीटर का प्रयोग करते हैं। ठीक है ना, पायरोमीटर। नेक्स्ट है हाइड्रोफोन। हाइड्रो मतलब जल होता है। ठीक है ना, हाइड्रो का मतलब ये होता है, हाइड्रो जहाँ भी आएगा समझिए कुछ द्रव या जल से रिलेटेड ही कुछ ना कुछ आएंगे। ठीक है ना, तो हाइड्रोफोन का प्रयोग होता है पानी में ध्वनि की माप, यानी कि पानी के अंदर जो ध्वनि रहता है उसको मापने के लिए प्रयोग करते हैं, हाइड्रोफोन का प्रयोग होता है। ठीक है, चलिए टेकोमीटर। टेकोमीटर का प्रयोग होता है वायुयान, ठीक है ना, वायुयान तथा मोटर बोटों की गति को मापने के लिए। ठीक है ना, वायुयान तथा मोटर बोट होते हैं उसकी गति को मापने के लिए टेकोमीटर का प्रयोग किया जाता है। नेक्स्ट है थर्मोस्टेट। थर्मोस्टेट का प्रयोग होता है ताप नियंत्रित करने के लिए, यानी ताप को नियंत्रित करने के लिए प्रयोग किया जाता है थर्मोस्टेट का। ठीक है, चलिए आगे है गायरोस्कोप। गायरोस्कोप का प्रयोग होता है घूमती हुई वस्तु को गति मापने के लिए। ठीक है ना, जो वस्तु कोई घूमते रहता है उसकी गति को मापने के लिए प्रयोग करते हैं, गायरोमीटर का प्रयोग किया जाता है। आगे है स्टेथोस्कोप। ठीक है ना, स्टेथोस्कोप है, इसका प्रयोग होता है हृदय और फेफड़े की गति को सुनने में प्रयोग किया जाता है, किसका, स्टेथोस्कोप का प्रयोग होता है, जो कि डॉक्टर लोग सभी यूज करते हैं इसे। ठीक है ना, चलिए आगे है डायलिसिस। डायलिसिस प्रक्रिया क्या होता है, तो गुर्दे यानी कि किडनी जब खराब होते हैं तो उसमें रक्त की अवस्था को शोधन किया जाता है, जो कि डायलिसिस किया जाता है, यानी कि किडनी पेशेंट रहते हैं उसमें डायलिसिस किया जाता है। ठीक है ना, चलिए तो डायलिसिस का संबंध है किडनी रोगी, यानी किडनी खराब होता है उससे संबंधित रहता है, तो ध्यान रखिएगा इसे। ठीक है, तो ये था प्रमुख उपकरण और उनके कार्य, तो ये आप रिविजन करते रहेंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे चिकित्सा विज्ञान से संबंधित जो खोज हुआ है उसके बारे में देखते हैं। ठीक है ना, जैसे कि डायबिटीज का खोज किसके द्वारा किया गया था, तो बेटिंग के द्वारा किया गया था। ठीक है ना, बेटिंग जो कि एक वैज्ञानिक का नाम है, इनके द्वारा किया गया था, डायबिटीज की खोज किया गया था। ठीक है, RNA का खोज किया गया था जेम्स वाटसन तथा आर्थर अर्ग के द्वारा। ठीक है ना, जेम्स वाटसन तथा आर्थर अर्ग के द्वारा RNA का खोज किया गया था, जबकि DNA का खोज वाटसन यानी जेम्स वाटसन के साथ साथ में क्रिक के द्वारा किया गया था। ठीक है ना, जेम्स वाटसन और क्रिक के द्वारा DNA का खोज किया गया था। ठीक है, चलिए आगे है गर्भ निरोधक गोली। ठीक है ना, गर्भ निरोधक जो गोली है उसका खोज किया गया था पिकनस नामक वैज्ञानिक के द्वारा, किसके द्वारा, पिनकस के द्वारा। ठीक है ना, पिनकस नामक वैज्ञानिक के द्वारा आविष्कार किया गया था किसका, गर्भ निरोधक गोली की।
आगे रक्त परिसंचरण जिसकी खोज किसने किया था? विलियम हार्वे ने, ठीक है ना। रक्त परिसंचरण की खोज किसके द्वारा? विलियम हार्वे के द्वारा किया गया था। नेक्स्ट है रक्त समूह। तो रक्त समूह अलग होते हैं और रक्त परिसंचरण अलग है, ठीक है ना। तो रक्त समूह का जो खोज है वो किया गया था कार्ल लैंडस्टीनर के द्वारा, ठीक है ना। कार्ल लैंडस्टीनर के द्वारा खोज किया गया था क्या? रक्त समूह की, ठीक है ना। रक्त समूह जो है ना ए बी, ठीक है ना, ए बी और ओ, इसकी खोज जो किया गया था वो किसके द्वारा? कार्ल लैंडस्टीनर के द्वारा किया गया था, ठीक है। इंसुलिन की खोज किसके द्वारा किया गया था? तो इंसुलिन का जो खोज है वो बैटिंग एवं बेस्ट के द्वारा किया गया था, ठीक है ना। बैटिंग एवं बेस्ट के नामक जो वैज्ञानिक थे इनके द्वारा इंसुलिन का खोज किया गया था। नेक्स्ट है हैजा का टीका। तो हैजा का जो टीका है वो किसके द्वारा खोज किया गया था? तो रॉबर्ट कोच के द्वारा, ठीक है ना, हैजा का टीका। और टीबी के जो कीटाणु है, जो टीबी रोग होता है तो उसमें किस कीटाणु से होता है, इसके लिए भी इसकी खोज भी रॉबर्ट कोच के द्वारा ही किया गया था, ठीक है। तो हैजा का टीका और टीबी के कीटाणु की जो खोज है वो रॉबर्ट कोच के द्वारा किया गया था। नेक्स्ट है मलेरिया की जो कीटाणु होते हैं उनकी खोज किसके द्वारा किया गया था? तो उसे रोनाल्ड रास के द्वारा किया गया था, ठीक है ना। रोनाल्ड रास के द्वारा मलेरिया के कीटाणु की खोज की गई थी। टाइफाइड की कीटाणु का खोज इवर्थ नामक वैज्ञानिक के द्वारा किया गया था। किसके? इवर्थ नामक वैज्ञानिक, ठीक है। पेचिस एवं प्लेग, ठीक है ना, पेचिस एवं प्लेग की जो कीटाणु है उसकी खोज किया गया था कीटा जारो, ठीक है ना, कीटा जारो नामक वैज्ञानिक के द्वारा किया गया था पेचिस एवं प्लेग के कीटाणु के खोज, ठीक है। चेचक की टीका है उसकी खोज किसके द्वारा किया गया था? तो एडवर्ड जेनर के द्वारा किया गया था। किसका? चेचक का टीका का खोज किया गया था, ठीक है। तो यह है चिकित्सा विज्ञान से संबंधित खोज था, तो ये आप रिवीजन करते रहेंगे, ठीक है ना। चलिए बढ़ते हैं आगे। नेक्स्ट है क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट है जो टॉपिक है आपका वनस्पति विज्ञान से संबंधित वन लाइनर है, इसे देखते हैं, ठीक है ना। तो वनस्पति विज्ञान से रिलेटेड क्वेश्चन इसमें रहेंगे। पहला है फाइलम, ठीक है ना। फाइलम खनिज लवणों को जड़ से पत्तियों तक पहुंचाता है, यानी कि खनिज लवणों को जड़ से लेकर के पत्ती तक पहुंचाने का जो कार्य करता है वो कौन करता है? तो फाइलम के द्वारा किया जाता है, ठीक है ना। तो फाइलम याद रखेगा। एथिलीन एकमात्र हार्मोन है जो गैसीय रूप में पाया जाता है। तो एकमात्र हार्मोन कौन है जो गैसीय रूप में पाया जाता है? तो वह एथिलीन है, ठीक है ना, एथिलीन, ध्यान रखिएगा। परिस्थितिकी विज्ञान, ठीक है ना, परिस्थितिकी विज्ञान की वह शाखा है जिसके अंतर्गत जीवों का अध्ययन उनके वातावरण से संबंधित किया जाता है, ठीक है ना। तो क्वेश्चन आ जाएगा कि कौन सा विज्ञान है या कौन सी शाखा है जिसके अंतर्गत जीवों का अध्ययन उनके वातावरण के संबंध में किया जाता है? तो परिस्थितिकी विज्ञान में किया जाता है, ठीक है ना। तो परिस्थितिकी विज्ञान ध्यान रखिएगा, ठीक है। चलिए आगे है। परिस्थितिकी को सर्वप्रथम किसके द्वारा परिभाषित किया गया था? तो एजी टांसले के द्वारा, ठीक है ना, एजी टांसले के द्वारा किया गया था। किसका? परिस्थितिकी को सर्वप्रथम परिभाषित किया गया था, ठीक है। चलिए सल्फर एवं नाइट्रोजन के ऑक्साइड, ठीक है ना, सल्फर एवं नाइट्रोजन के जो ऑक्साइड होते हैं वो अम्ल वर्षा के लिए उत्तरदायी होते हैं, यानी कि अम्ल वर्षा में सल्फर एवं नाइट्रोजन के ऑक्साइड जो होते हैं उसके लिए क्या होता है? प्रमुख जिम्मेवार होता है, ठीक है ना। CO2 को मृतक वायु कहते हैं, ठीक है ना। CO मतलब कार्बन मोनोऑक्साइड को क्या बोलते हैं? मृतक वायु कहते हैं। तो मृतक वायु किसे कहते हैं? तो कार्बन मोनोऑक्साइड यानी कि CO को बोलते हैं, ठीक है। CO2 हरित गृह प्रभाव के लिए जिम्मेवार होता है, ध्यान रखिएगा। CO2 मतलब कार्बन डाइऑक्साइड किसके लिए जिम्मेवार होता है? तो हरित गृह प्रभाव के लिए जिम्मेवार कौन होता है? तो CO2 होता है। नेक्स्ट है CFC जिसे क्लोरोफ्लोरोकार्बन बोलते हैं, ओजोन मंडल को नष्ट करता है, ठीक है ना। तो ओजोन मंडल को नष्ट कौन करता है? तो CFC यानी क्लोरोफ्लोरोकार्बन करता है, ठीक है। फलों के अध्ययन को पोमोलॉजी कहते हैं, तो ध्यान रखिएगा, ठीक है। नेक्स्ट है 3 दिसंबर 1984 को भोपाल के यूनियन कार्बाइड संयंत्र से मिसाइल आइसोसाइनेट गैस का रिसाव हुआ था, ठीक है ना। इसमें से बहुत सारे क्वेश्चन बनते हैं कि भोपाल यूनियन कार्बाइड संयंत्र से मिसाइल आइसोसाइनेट गैस का स्राव कब हुआ था? तो 3 दिसंबर 1984 को हुआ था। कहाँ हुआ था? तो भोपाल में हुआ था, ठीक है ना। कौन सा गैस का रिसाव हुआ था? तो मिथाइल आइसोसाइनेट गैस का रिसाव हुआ था। सभी पॉइंट जो है वो आप ध्यान रखिएगा, ठीक है। तो इसे आप रिवीजन कीजिएगा, ध्यान रखिएगा और रिवीजन करने की कोशिश ज़्यादा से ज़्यादा कीजिएगा, ठीक है। चलिए बढ़ते हैं आगे है कंप्यूटर एवं इंटरनेट से संबंधित संक्षेप जो देख लेते हैं, ठीक है ना। सबसे पहले CLASS, ठीक है ना, क्लास का पूर्ण रूप क्या होता है? तो कंप्यूटर लिटरेसी एंड स्टडीज इन क्लास इसका पूर्ण रूप होता है, ठीक है ना। चलिए CDAC का पूर्ण रूप क्या होता है? तो सेंटर फॉर डेवलपमेंट ऑफ एडवांस्ड कंप्यूटिंग इसका पूर्ण रूप होता है, ठीक है। DOS का पूर्ण रूप होता है डिस्क ऑपरेटिंग सिस्टम होता है, DOS का पूर्ण रूप। DTP का पूर्ण रूप क्या होता है? तो डेस्कटॉप पब्लिशिंग होता है, ठीक है ना। DTP डेस्कटॉप पब्लिशिंग इसका फुल फॉर्म होता है। ENIAC का पूर्ण रूप होता है इलेक्ट्रॉनिक न्यूमेरिकल इंटीग्रेटर एंड कैलकुलेटर इसका पूर्ण रूप होता है, ठीक है ना, ENIAC का, ठीक है ना। तो ध्यान रखिएगा, सभी इंपॉर्टेंट है जो कि संक्षेप कभी कभी एग्जाम में आते रहते हैं इसमें, ठीक है ना। चलिए
देखते हैं आगे संभावित प्रश्न जो कि वन लाइनर है, देखते हैं इसमें, ठीक है ना। देखिए, सूक्ष्म जीवों को मारने के लिए किस दवा का उपयोग किया जाता है ये बताना, ठीक है ना। तो सूक्ष्म जीवों को मारने के लिए किस दवा का उपयोग करते हैं, तो एंटीबायोटिक्स का करते हैं, ठीक है ना। चलिए आगे है, जोंक किस संघ में आता है, तो जोंक आता है एनिलीडा संघ में। कौन सी संघ में आता है, एनिलीडा संघ में जोंक आता है, ठीक है। नेक्स्ट है, कौन सी अधातु कमरे के ताप पर द्रव में है, ठीक है ना। यानी कौन सी अधातु है लेकिन कमरे के ताप पर द्रव में है, तो वो है ब्रोमीन, ठीक है ना, ब्रोमीन होता है, ठीक है ना, ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट है, चीनी से एल्कोहल बनाने की प्रक्रिया क्या कहलाती है, तो चीनी से एल्कोहल बनाने की प्रक्रिया को किण्वन कहते हैं। क्या बोलते हैं, किण्वन। नेक्स्ट है, प्रकाश की प्रकीर्णन घटना का उदाहरण है, यानी प्रकाश की जो प्रकीर्णन होता है किस घटना का उदाहरण है, तो यह है आकाश का रंग नीला, ठीक है ना। आकाश का रंग नीला का एक परिघटना है, ठीक है ना। यानी आकाश का जो रंग होता है नीला होता है, वो किसका मतलब परिभाषा है, तो प्रकाश की प्रकीर्णन की एक घटना है, ठीक है ना। ये आकाश का रंग नीला होता है। नेक्स्ट है, पानी में घुलनशील जो विटामिन होता है वो कौन कौन होता है, तो पानी में घुलनशील विटामिन होता है विटामिन बी और विटामिन सी, ठीक है ना। जबकि वसा में जो घुलनशील होता है वो कौन कौन होता है, तो वसा में होता है ए डी ई के, ठीक है ना। ए डी ई के जो विटामिन होता है वो वसा में घुलनशील होता है, जबकि विटामिन बी और सी जो होता है वो पानी यानी कि जल में घुलनशील होते हैं। नेक्स्ट है, तड़ित एवं मेघ गर्जन, यानी कि तड़ित एवं मेघ गर्जन होने पर कौन सी गैस वायुमंडलीय स्थिरीकरण होता है, ठीक है ना। कौन सी गैस जो है वो स्थिरीकरण होता है वायुमंडल में, तो वो होता है नाइट्रोजन, ठीक है ना। तड़ित एवं मेघ गर्जन होने पर कौन सी गैस के द्वारा वायुमंडलीय स्थिरीकरण होता है, तो वह होता है नाइट्रोजन के कारण होता है, ठीक है। चलिए, सबसे अधिक सघन धातु कौन सी है, तो ये है ओस्मियम, ठीक है ना। कौन है, ओस्मियम। सबसे अधिक सघन धातु कौन है, तो ओस्मियम होता है, ठीक है। नेक्स्ट है, चुंबकीय फ्लास्क का एसआई इकाई क्या होता है, इसका होता है वेबर होता है। चुंबकीय फ्लास्क का एसआई इकाई क्या होता है, तो वेबर होता है, ठीक है। नेक्स्ट है, कौन सी भूकंपीय तरंग अनुप्रस्थ तरंग होती है, तो एस तरंग, ठीक है ना, एस तरंग, ठीक है ना। एस तरंग होता है जो क्या होता है, भूकंपीय तरंग जो होता है वो अनुप्रस्थ तरंग होता है, ठीक है ना। चलिए, पृथ्वी के वायुमंडल का कौन सा भाग सबसे कम सघन होता है, तो बाह्यमंडल। बाह्यमंडल जो होता है सबसे कम सघन होता है, ठीक है ना, सबसे कम सघन होता है। कौन होता है, तो वायुमंडल के पृथ्वी का कौन सा जो भाग है वो सबसे कम सघन होता है, तो ये होता है बाह्यमंडल यानी कि बहिमंडल जिसे बोलते हैं, ठीक है। तो ये था टॉपिक वाइज कुछ पॉइंट जो कि साइंस से सभी रिलेटेड था, ध्यान रखेगा। तो रिवीजन आप करते रहेंगे, ध्यान में रहेगा, ठीक है ना। चलिए बढ़ते हैं अब ओवन लाइनर की ओर। ओवन लाइनर क्वेश्चन जो कि आपको लगभग 20 क्वेश्चन देखने को मिलेगा, ठीक है ना। तो इस क्वेश्चन का आप लोग आंसर जरूर दीजिएगा और कमेंट में जरूर स्कोर बताइएगा, ठीक है। चलिए तो पहला क्वेश्चन से देखते हैं। पहला क्वेश्चन बोल रहा है आपको क्या, परागन के लिए निम्न में से कौन सा तत्व आवश्यक नहीं है, यानी कौन सा तत्व है जिससे आवश्यक नहीं है, जिसके बिना मतलब कौन सा ऐसा तत्व है जिसके आवश्यक नहीं है परागन में, ठीक है ना, यानी उसके बिना भी परागन हो सकता है, ठीक है। तो कौन से आवश्यक नहीं है ये बताना है। तो इसका राइट आंसर है आपका ऑप्शन सी, इसको बी करना पड़ेगा, ये बी हो जाएगा और ये सी हो जाएगा, ठीक है ना। तो ऑप्शन सी हो जाएगा यानी कि आग, ठीक है ना। आग जो है इससे आप क्या हो सकता है, ये तत्व आवश्यक नहीं है परागन के लिए, ठीक है ना। हाँ, परागन के लिए जो मुख्य रूप से जरूरी होता है वो हवा, पानी एवं कीट होता है परागन के लिए, ठीक है ना। तो सबसे इंपॉर्टेंट जो है वो क्या होता है, तो हवा, पानी और कीट होता है परागन के लिए, जबकि आग से परागन नहीं हो सकता, आग से परागन नहीं हो सकता है, ध्यान रखिएगा, ठीक है ना। चलिए बढ़ते हैं आगे। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 2, बच्चों का लिंग मुख्य रूप से निर्भर करता है, यानी कि बच्चों का जो लिंग है वो मुख्य रूप से किस पर निर्भर करता है, तो ये बताना, ठीक है ना। चलिए तो इसका राइट आंसर है आपका ऑप्शन ए है, ऑप्शन ए यानी कि पिता पर, यानी पिता के जो लिंग, बच्चों का जो लिंग है वो मुख्य रूप से किस पर निर्भर करता है, तो पिता के क्रोमोसोम पर निर्भर करता है, ठीक है ना। पिता के एक्स या वाई क्रोमोसोम पर यह निर्भर करता है, ठीक है ना। तो पिता के जो क्रोमोसोम है उस पर निर्भर करता है, ध्यान रखिएगा, ठीक है ना। और टोटल जो मनुष्य में क्रोमोसोम की संख्या कितना है, तो टोटल कितने क्रोमोसोम पाए जाते हैं, तो 46 क्रोमोसोम रहते हैं, ठीक है ना, यानी कि गुणसूत्र। और जोड़े यदि पूछे तो जोड़े कितने रहते हैं, तो जोड़े 23 जोड़े रहते हैं गुणसूत्रों की संख्या मनुष्य में, ठीक है ना। चलिए बढ़ते हैं आगे। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 है, क्लोनिंग पद निम्न में से संबंधित होता है, यानी क्लोनिंग पद जो है वो निम्न में से किससे संबंधित होता है ये बताना है, ठीक है। चलिए तो इसका राइट आंसर है आपका ऑप्शन बी, ठीक है, ऑप्शन बी यानी क्लोनिंग जो पद है उसका संबंध है जनन विज्ञान से, किससे है, जनन विज्ञान से संबंध है, ठीक है। तो क्लोनिंग जनन विज्ञान से संबंधित है, ध्यान रखिएगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 देखिए बोल रहा है, पौधों में गैसों का विनिमय किसके द्वारा होता है, तो पौधों में गैसों का जो विनिमय होता है वो किसके द्वारा होता है ये बताना है, ठीक है। चलिए
तो इसका राइट आंसर है आपका ऑप्शन डी। ठीक है, ऑप्शन डी यानी कि ये सभी के द्वारा होता है। स्टोमेटा, लेंटिकल्स, क्यूटिकल, ये सभी के द्वारा पौधों में गैसों का विनिमय होता है। ठीक है, चलिए देखते हैं पौधों में गैसों का विनिमय स्टोमेटा, लेंटिकल्स तथा यूटिलस तीनों के द्वारा होता है। स्टोमेटा पौधों की पत्तियों में पाया जाता है। ठीक है ना, स्टोमेटा कहाँ पाया जाता है? तो पौधों की पत्ती में पाया जाता है। पाया जाने वाला एक अति सूक्ष्म छिद्र है, यह क्या होता है? छिद्र होता है। ठीक है ना, जबकि लेंटिकल्स टहनी में, ठीक है ना, लेंटिकल्स जो है वो टहनी व शाखाओं के छाल में पाया जाता है। ठीक है ना, लेंटिकल्स जो है कहाँ? टहनी में और छाल में पाया जाता है। जबकि क्यूटिक अधिकांश पौधों की बाह्य त्वचा में यह पाया जाता है, यानी कि उसमें उपस्थित रहता है। कौन? क्यूटिक रहता है। ठीक है ना, तो क्यूटिक जो है सबसे अधिक कहाँ रहता है? तो पौधे के बाह्य त्वचा में रहता है। ठीक है ना, ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 देखिए, बोल रहा है समभारिक क्या है? तो समभारिक का मतलब क्या होता है ये बताना। ठीक है, चलिए तो इसका राइट आंसर है आपका ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, ऑप्शन ए यानी कि समान परमाणु द्रव्यमान तथा असमान परमाणु क्रमांक। ठीक है ना, तो इसका आंसर आपका ऑप्शन ए है, यानी कि ऐसे तत्व जिनके परमाणु क्रमांक अलग अलग होते हैं। ठीक है ना, परमाणु क्रमांक जो होता है वो क्या होता है? अलग अलग होता है, यानी भिन्न भिन्न होते हैं, लेकिन परमाणु भार जो होता है वो क्या होता है? समान होता है, यानी परमाणु भार समान होता है, उसे समभारिक कहते हैं। समभारिक यानी कि सम मतलब बराबर, भारिक मतलब भार। ठीक है ना, भारिक मतलब याद रखिएगा भार, मतलब भार बराबर है तो उसे क्या बोलेंगे? समभारिक बोलेंगे। ठीक है ना, ध्यान रखिए। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 देखिए, बोल रहा है परमाणविक संख्या Z। ठीक है ना, परमाणविक संख्या क्या दिया है? Z दिया है, एवं द्रव्यमान संख्या A दिया है। A के एक परमाणु में इलेक्ट्रॉनों की संख्या क्या होगा ये बताना। ठीक है ना, तो परमाणविक संख्या Z एवं द्रव्यमान संख्या A के एक परमाणु में इलेक्ट्रॉनों की संख्या क्या है ये बताना। ठीक है, तो इसका राइट आंसर है आपका ऑप्शन नंबर ए। ऑप्शन ए यानी कि Z होगा। ठीक है ना, क्यों होगा? क्योंकि परमाणु क्रमांक बराबर प्रोटॉनों की संख्या बराबर इलेक्ट्रॉनों की संख्या होती है, यानी आपस में सभी क्या होते हैं? बराबर होते हैं। ठीक है ना, तो परमाणु क्रमांक आपको ऑलरेडी दे दिया है क्या? Z, तो Z बराबर सभी क्या होगा? आपस में Z ही रहेंगे। ठीक है ना, यानी कि सभी आपस में क्या है? ये बराबर है। तो जो परमाणु क्रमांक रहेंगे वहीं प्रोटॉनों की संख्या भी वहीं रहेगा और उसके इलेक्ट्रॉनों की संख्या भी सेम रहेंगे। ठीक है ना, तो परमाणु क्रमांक आपको दे दिया है कितना? यानी परमाणु संख्या Z दे दिया, इसका मतलब है कि इलेक्ट्रॉन की संख्या भी Z ही रहेंगे। ठीक है ना, ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 है सूर्य से ऊर्जा उत्सर्जित होती है, यानी सूर्य से जो ऊर्जा उत्सर्जित होती है वो किस प्रक्रिया के द्वारा होता है ये बताना। ठीक है, चलिए तो इसका राइट आंसर है आपका ऑप्शन ए। ऑप्शन ए यानी कि नाभिकीय संलयन। ठीक है ना, तो सूर्य से जो ऊर्जा उत्पन्न होती है, उत्सर्जित होता है, वो नाभिकीय संलयन के द्वारा होता है। ठीक है, चलिए देखते हैं। सूर्य में नाभिकीय संलयन प्रक्रिया द्वारा ऊर्जा उत्सर्जित होती है। ठीक है, ध्यान रखिएगा। सूर्य में हाइड्रोजन परमाणुओं के संलयन द्वारा हीलियम परमाणुओं का निर्माण होता है। ठीक है ना, तो हाइड्रोजन परमाणु के संलयन से हीलियम परमाणु का निर्माण होता है, जिसके फलस्वरूप अत्यधिक ऊर्जा का उत्सर्जन होता है, और इसके फलस्वरूप अत्यधिक ऊर्जा का उत्सर्जन होता है सूर्य से। चलिए ठीक है, नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 8 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 देखिए, बोल रहा है विखंडन की प्रक्रिया उत्तरदायी होती है। तो विखंडन की प्रक्रिया उत्तरदायी होती है तो किसके लिए होती है ये बताना। ठीक है ना, तो विखंडन की प्रक्रिया के बारे में कौन उत्तरदायी होता है? तो इसका राइट आंसर है आपका ऑप्शन सी। ऑप्शन सी यानी कि एटम बम। एटम बम में ऊर्जा मुक्त करने के लिए होता है। एटम बम में ऊर्जा मुक्त करने के लिए होता है। ठीक है ना, तो विखंडन की प्रक्रिया उत्तरदायी होता है एटम बम में ऊर्जा मुक्त करने के लिए। ठीक है, चलिए देखते हैं। एटम बम से ऊर्जा मुक्त करने के लिए नाभिकीय विखंडन का प्रक्रिया उत्तरदायी होता है। ठीक है ना, जबकि हाइड्रोजन बम जो है ऊर्जा का निष्कासन नाभिकीय संलयन के द्वारा, यानी कि नाभिकीय संलयन प्रक्रिया द्वारा होता है। ठीक है ना, तो हाइड्रोजन बम का जो कार्य करता है, यानी हाइड्रोजन बम पूछेगा हाइड्रोजन बम किस सिद्धांत पर कार्य करता है, तो हाइड्रोजन बम करता है नाभिकीय संलयन पर, जबकि परमाणु बम जो कार्य करता है वो किस पर करता है, तो नाभिकीय विखंडन पर करता है। ठीक है ना, चलिए बढ़ते हैं आगे। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन 9 है जब कोई वस्तु धनावेशित होती है तो वह डैश क्या करता है, यानी क्या करता है ये बताना है। तो जब कोई वस्तु धनावेशित होती है तब वह डैश करता है, यानी क्या करता है ये बताना है। तो धनावेशित होता है तो क्या करता है, तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए, यानी कि इलेक्ट्रॉन का परित्याग करता है, यानी कि इलेक्ट्रॉन मुक्त करता है वह। ठीक है ना, चलिए देखते हैं। जब कोई वस्तु धनावेशित यानी पॉजिटिव होती है तो वह इलेक्ट्रॉन को क्या करता है, परित्याग करता है। ठीक है ना, तथा जब कोई वस्तु ऋणावेशित होती है यानी कि निगेटिव होता है तो यह इलेक्ट्रॉन को ग्रहण करता है। ठीक है ना, तो जब धनावेशित होता है तो इलेक्ट्रॉन को परित्याग यानी कि मुक्त करता है या विमुक्त करता है,
जबकि ऋणावेशित होता है तो क्या करता है, उसे इलेक्ट्रॉन को ग्रहण करता है। ठीक है ना। चलिए बढ़ते हैं आगे नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 10 की ओर। क्वेश्चन नंबर 10 देखिए बोल रहा है साधारण नमक का रासायनिक नाम है। तो साधारण नमक का रासायनिक नाम क्या है ये बताना है। तो इसका राइट आंसर है आपका ऑप्शन बी। ठीक है ना, ऑप्शन बी यानी कि सोडियम क्लोराइड। ठीक है ना, सोडियम क्लोराइड जिसका रासायनिक सूत्र है क्या, NaCl। ठीक है ना, NaCl इसका रासायनिक सूत्र होता है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन नंबर 11 है कंप्यूटर में वायरस का संबंध निम्नलिखित में से है। तो कंप्यूटरों में वायरस का संबंध निम्नलिखित में से किससे है ये बताना है। ठीक है, तो इसका राइट आंसर है आपका ऑप्शन सी। ऑप्शन सी यानी कि प्रोग्राम से। तो कंप्यूटर में जो वायरस है उसका संबंध है किससे, प्रोग्राम से होता है। कंप्यूटरों में वायरस का संबंध सॉफ्टवेयर प्रोग्राम से होता है, यानी सॉफ्टवेयर को वो खतरनाक साबित होता है किसके लिए, सॉफ्टवेयर के लिए। ठीक है ना, यह कंप्यूटर प्रोग्रामों से जुड़ जाता है और घातक हरकतें शुरू कर देता है। कौन, वायरस जो होते हैं वो। ठीक है ना, जैसे कि सूचनाओं को, जो महत्वपूर्ण सूचना होता है उसे क्या करता है, नष्ट करना, व्यर्थ या अनर्थ संदेश देना। ठीक है ना, यानी कि अनावश्यक जो संदेश आने लगता है, मैसेज आने लगता है वो आना, सॉफ्टवेयर जाम कर देना। ठीक है ना, और सॉफ्टवेयर को क्या करना, जाम कर देता है। तो ये सभी का सभी जो है वायरस का कार्य होता है। ठीक है ना, तो वायरस जो होता है वो निगेटिव चीज प्रदान ज़्यादा करता है, क्योंकि वायरस का मतलब है कि सिस्टम को हैक करना। ठीक है ना, चलिए बढ़ते हैं आगे। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 12। क्वेश्चन नंबर 12 है किसी कंप्यूटर में निम्नलिखित में से कौन सा एक ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं है। तो कौन सा एक ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं है ये बताना है। ठीक है, चलिए तो विंडो, MS-DOS, यूनिक्स, पेंटियम, क्या जो है वो ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं है। तो इसका राइट आंसर है आपका ऑप्शन डी। ऑप्शन डी यानी कि पेंटियम। ठीक है ना, पेंटियम जो है क्या है, ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं है। जबकि विंडो, यूनिक्स, ठीक है ना, यूनिक्स और MS-DOS, ठीक है ना, ये सभी ऑपरेटिंग सिस्टम यानी कंप्यूटर ऑपरेटिंग सिस्टम है, ये सभी के सभी। तो ये भी ध्यान रखिएगा, कभी कभी ये भी एग्जाम में आते हैं कि निम्न में से कौन ऑपरेटिंग सिस्टम है। तो यूनिक्स के बारे में लोग कम जानते हैं, विंडो तो ज़्यादा लोग जानते हैं, और MS-DOS। ठीक है ना, तो यूनिक्स ध्यान रखिएगा। ठीक है ना, पेंटियम कंप्यूटर का नाम न है। ठीक है ना, ना होकर क्या है, या प्रोसेसर का नाम है। ठीक है ना, पेंटियम जो नाम है किसका नाम है, तो पेंटियम प्रोसेसर का नाम है। तो ये भी ध्यान रखिएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 13 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 13 है एक बाइट कंप्यूटर की भंडारण क्षमता दर्शाने का कार्य करता है। ठीक है ना, तो बाइट जो है वो क्या करता है, कंप्यूटर में भंडारण क्षमता दर्शाने का कार्य करता है। तो एक बाइट में कितने बीट्स होते हैं ये बताना है। ठीक है ना, तो इसका राइट आंसर है आपका ऑप्शन बी। ऑप्शन बी यानी कि एक बाइट में 8 बीट होते हैं। कितने होते हैं, 8 बीट्स होते हैं। ठीक है, तो ध्यान रखिएगा। ठीक है ना, तो एक बाइट में कितने बीट्स होते हैं, तो 8 बीट होते हैं। कंप्यूटर बाइट कंप्यूटर की भंडारण क्षमता दर्शाने का कार्य करता है, और यह भंडारण क्षमता को दर्शाता है। ठीक है, एक बाइट में 8 बीट्स होते हैं, ध्यान रखिएगा। जबकि एक निबल में, ठीक है ना, एक निबल में 4 बीट होते हैं। एक निबल में 4 बीट होते हैं, ये भी एग्जाम में आता है, तो इसे भी आप ध्यान में रखिएगा। एक निबल में 4 बीट और एक बाइट में 8 बीट्स होते हैं। ठीक है ना, ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 14 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 14 है डॉक्टर द्वारा प्रयुक्त शब्द CAT स्कैन का अर्थ है। ठीक है ना, CAT स्कैन का अर्थ क्या होता है ये बताना है। तो इसका राइट आंसर है आपका ऑप्शन बी है। ठीक है, ऑप्शन बी यानी कंप्यूटराइज्ड एक्सियल टोमोग्राफी। ठीक है ना, कंप्यूटराइज्ड एक्सियल टोमोग्राफी इसका पूर्ण रूप होता है किसका, CAT का। ठीक है ना, चलिए इसका संक्षिप्त रूप है। इसमें क्या होता है, तो मस्तिष्क के विभिन्न अक्षों से एक्स किरणों के द्वारा छायांकित लेकर, यानी कि चित्र लेकर कंप्यूटर के माध्यम से विश्लेषण किया जाता है। ठीक है ना, तो एक्स किरण के द्वारा मस्तिष्क जो होता है उसका क्या लिया जाता है, छाया लिया जाता है, छाया प्रति लिया जाता है, और उसे कंप्यूटर के माध्यम से फिर विश्लेषण करते हैं। ठीक है ना, CAT यानी कि कैट स्कैन से, इसको बोल सकते हैं शॉर्टकट में कैट स्कैन। ठीक है ना, चलिए नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 15 देखते हैं। 15 नंबर क्वेश्चन है दाब की SI इकाई है। तो दाब की SI इकाई क्या है ये बताना है। ठीक है, चलिए तो देखते हैं। इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी। ठीक है, ऑप्शन बी यानी कि दाब का SI इकाई का होता है पास्कल। ठीक है ना, दाब की SI इकाई पास्कल होता है। SI पत्ती में दाब को मात्रक जो होता है क्या होता है, पास्कल होता है। पास्कल को संक्षिप्त में क्या बोलते हैं, PA भी बोलते हैं। ठीक है ना, यानी कि इसे PA के द्वारा प्रदर्शित किया जाता है। और 1 पास्कल बराबर होता है 1 N प्रति, यानी कि न्यूटन प्रति मीटर स्क्वायर हम बोल सकते हैं। N का मतलब न्यूटन, M मतलब मीटर स्क्वायर। ठीक है ना, यानी कि 1 पास्कल बराबर 1 न्यूटन प्रति मीटर स्क्वायर, इसे हम बोल सकते हैं। ठीक है ना, बोलेंगे। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं आगे क्वेश्चन नंबर 16 की ओर। क्वेश्चन नंबर 16 देखिए बोला बल बटा त्वरण बराबर क्या होता है ये बताना है। ठीक है ना, सभी जो क्वेश्चन है वो आपको पूछा हुआ क्वेश्चन है, कोई ना कोई एग्जाम में तो पूछे हुए हैं, यानी कि सब प्रीवियस ईयर के ही क्वेश्चन है। तो देखिए अपना भी टेस्ट आप देते रहेंगे। ठीक है ना, चलिए थोड़ा सा पानी पी लें, तब तक आप लोग आंसर दीजिएगा इसका।
चलिए देखते हैं इसका आंसर क्या होगा। तो बल बटा त्वरण बराबर क्या होता है, तो इसका राइट आंसर है आपका ऑप्शन सी है, ठीक है ना, ऑप्शन सी यानी कि द्रव्यमान। बल बटा त्वरण बराबर द्रव्यमान होता है, ठीक है। न्यूटन के द्वितीय नियमानुसार बल बराबर क्या होता है, द्रव्यमान गुने त्वरण होता है, ठीक है ना। बल बराबर दिया हुआ है ना, द्रव्यमान गुने त्वरण। तो बल बराबर द्रव्यमान गुने त्वरण, तो द्रव्यमान का मान पूछ रहा है, तो द्रव्यमान बराबर क्या हो जाएगा, या बल बटा त्वरण बराबर द्रव्यमान हो जाएगा, ठीक है ना। जैसे इस प्रकार से देखेंगे ना, बल बराबर हो जाएगा द्रव्यमान गुने त्वरण, ठीक है ना, त्वरण। यह बोल रहा है बल बटा त्वरण, तो ये इधर से आ जाएगा क्या, गुना से इधर आ जाएंगे ना भाग में, यानी कि बल बटा त्वरण लिख सकते हैं इसको। बल बटा त्वरण बराबर क्या हो जाएगा, द्रव्यमान, ठीक है ना। तो द्रव्यमान हम बोल सकते हैं कि बल बटा त्वरण बराबर क्या होगा, द्रव्यमान। इसका ऑप्शन सी हो जाएगा, ठीक है। चलिए बढ़ते हैं, नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 17। क्वेश्चन नंबर 17 है टैकोमीटर, ठीक है ना। टैकोमीटर का उपयोग, यानी टैकोमीटर एक उपकरण है जिसका प्रयोग किया जाता है किसके मापने के लिए, ये बताना, ठीक है। चलिए तो टैकोमीटर का प्रयोग किस में करते हैं, तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, ऑप्शन डी यानी कि चाल मापने में प्रयोग करते हैं, ठीक है। टैकोमीटर एक उपकरण होता है जिससे हम वाहन की गति अथवा रेट ऑफ शाफ्ट रोटेशन, ठीक है ना, नापते हैं, जिसे आरपीएम बोलते हैं ना। इसका फुल फॉर्म होता है ये, आरपीएम का फुल फॉर्म ये होता है, ठीक है ना, रेट ऑफ शाफ्ट से रोटेशन, ठीक है। और यदि वाहन की चाल भी इसी से मापते हैं, ठीक है। ऑटोमोबाइल में डैशबोर्ड में टैकोमीटर का प्रयोग होता है, ठीक है ना। ऑटोमोबाइल के डैशबोर्ड में किसका प्रयोग होता है, तो टैकोमीटर का प्रयोग होता है। टैकोमीटर यंत्र से वायुयानों की या मोटर बोट जो होता है उसकी गति को मापने में यूज किया जाता है। तो ये सभी आप ध्यान में रखिएगा, ठीक है। तो इसमें आपको 2-4 पॉइंट है, सभी ध्यान रखिएगा। बढ़ते हैं आगे, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 18 की ओर। क्वेश्चन नंबर 18 देखिए बोल रहा है एंगस्ट्रम, ठीक है ना। एंगस्ट्रम जो होता है वो क्या मापता है, ये बताना है। तो एंगस्ट्रम किसका मापक है, तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी, ठीक है। ऑप्शन बी यानी कि तरंग धैर्य का माप करता है, यह मात्रक है, तरंग धैर्य का यह मात्रक है, ठीक है ना, एंगस्ट्रम, ठीक है ना। एंगस्ट्रम किसका मात्रक है, तो यह मात्रक है किसका, तरंग धैर्य का, ठीक है ना। और इसका डिनोटिंग जो सूत्र होता है, डिनोट किया जाता है उसको इस प्रकार से, ठीक है ना, ध्यान रखिएगा। बढ़ते हैं आगे, नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 19 की ओर। क्वेश्चन नंबर 19 है विभवांतर मापने के लिए प्रयुक्त युक्ति को जाना जाता है, यानी विभवांतर जो है किससे मापते हैं ये बताना, ठीक है। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी, ऑप्शन सी यानी कि बोल्ट मापी के द्वारा, ठीक है ना। बोल्ट मापी से प्रयोग करते हैं, ठीक है ना। बोल्ट मापी का प्रयोग करते हैं किसको मापने के लिए, विभवांतर मापने के लिए प्रयोग करते हैं, ठीक है। बोल्ट मापी द्वारा विभवांतर मापा जाता है, ठीक है। इसके द्वारा किसी स्थिर प्रतिरोध में प्रवाहित धारा के द्वारा विभवांतर का पता लगाया जाता है, ध्यान रखिएगा। तो किसके द्वारा, बोल्ट मापी के द्वारा, यानी इसके द्वारा किसी स्थिर प्रतिरोध, यानी कोई भी प्रतिरोध जो स्थिर में प्रवाहित धारा द्वारा विभवांतर को पता लगाए जाने का कार्य किया जाता है, ठीक। चलिए नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 20 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 20 है गतिमान वस्तु में होती है, तो गतिमान वस्तु में क्या होता है ये बताना, ठीक है। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, ठीक है, ऑप्शन डी यानी कि गति ऊर्जा, ठीक है, सॉरी गतिज ऊर्जा। तो जो गतिमान वस्तु उसमें क्या रहेगा, गतिज ऊर्जा ही रहेंगे, ठीक है ना। चलिए देखते हैं, गतिमान वस्तु में गतिज ऊर्जा होती है किसी वस्तु या पिंड में उसकी गति या वेग के कारण कार्य करने की क्षमता को गतिज ऊर्जा कहते हैं, ठीक है ना। तो गतिज ऊर्जा किसे कहते हैं, तो गति ऊर्जा किसी वस्तु या पिंड में उसकी गति या वेग के कारण जो कार्य करने की क्षमता होता है उसे हम गति ऊर्जा कहते हैं, ठीक है। जैसे कि बंदूक से दागी गई गोली में क्या होता है, गतिज ऊर्जा होता है। तोप से छोड़े गए गोले में क्या होता है, गतिज ऊर्जा होते हैं। चलते हुए वाहन में, ठीक है ना, चलते हुए वाहन में भी क्या होते हैं, गतिज ऊर्जा होते हैं। घूमते हुए लट्टू में जो ऊर्जा उत्पन्न होता है उसमें भी क्या होता है, गतिज ऊर्जा ही होते हैं। तो सभी जो एग्जाम्पल है ये सभी आप ध्यान में रखिएगा, ठीक है ना, कि एग्जाम्पल ही आ जाते हैं कि बंदूक से दागी गई गोली में कौन सी ऊर्जा होता है, तो इसमें भी गति ऊर्जा ही होते हैं, ठीक है ना, गतिज ऊर्जा, ठीक है। चलिए बढ़ते हैं आगे क्वेश्चन नंबर 21 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 21 है स्प्रिंग को अपनी सामान्य लंबाई पर वापस लाने के लिए जो लगने वाला बल होता है उसे क्या कहते हैं ये बताना है, ठीक है। तो स्प्रिंग को अपने सामान्य लंबाई पर वापस लाने के मतलब स्प्रिंग को दोनों ओर से खींचे, ठीक है ना। तो उसे वापस जब लाया जाएगा अपने सामान्य रूप में तो उसमें कौन सा बल लगता है ये बताना है। तो इसका राइट आंसर है आपका ऑप्शन डी है, ठीक है, ऑप्शन डी यानी कि प्रत्या नयन बल, ठीक है ना, प्रत्या नयन बल लगता है उसमें। तो स्प्रिंग को अपनी सामान्य लंबाई पर वापस लाने के लिए यानी लौटने के लिए लगने वाला जो बल होता है उसे प्रत्या नयन बल कहते हैं, यानी कि रीस्टोरिंग फोर्स कहते हैं, ठीक है ना, रीस्टोरिंग फोर्स कहते हैं। तो इसका राइट आंसर आपको ऑप्शन डी हो जाएंगे, ठीक है। तो ये था आज की क्लास की क्वेश्चन नंबर 21 जो कि लास्ट क्वेश्चन था, ठीक है ना। तो आज की क्लास आपको कैसा लगा आप कमेंट में ज़रूर बताइएगा
और वीडियो यदि अच्छा लगे और कुछ सुझाव देना हो तो आप कमेंट में कमेंट भी ज़रूर कीजिएगा। ठीक है, तो मिलते हैं कल फिर से नए क्लास में। तब तक के लिए आप सभी को धन्यवाद।